नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यात्रा वृतांत की, जो लिखा है राहुल जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत, जिसका नाम है लासा की ओर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके पूर्व के भागों में जो है हम इस पाठ को थोड़ा समझ चुके हैं कि इस यात्रा वृतांत में आखिर क्या चल रहा था। हम इसमें यह भी जान चुके हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में राहुल जी की यात्रा जो है वो अपने मित्र सुमति के साथ होती है तिब्बत की राजधानी लासा की ओर। वहां पर वो जब जाते हैं तो उन्हें रास्ते में किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार वहां पर उनके साथ में व्यवहार होता है, क्या वहां का परिवेश होता है, क्या वातावरण होता है, क्या स्थितियां हैं, क्या वहां पर कानून की व्यवस्था है, किस प्रकार का समाज है, इन सारी बातों की हमें सामान्य जानकारी मिलती है। अगर मैं कहूं इसके सारांश के रूप में जो हमने इसके पूर्व के भागों में पढ़ा, अगर हम उसके बारे में बात करें, चर्चा करें, तो आप लोगों को थोड़ी आसानी रहेगी कि हां, इससे पूर्व के भाग में हमारी ये कक्षा हो चुकी है। जब हम इसके पूर्व के भागों की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि राहुल जी अपने मित्र के साथ कहां की और यात्रा करते हैं, लासा की ओर। लासा की ओर यात्रा करते हैं तो ये जो रास्ता है, ये आपका जो है नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है। ये आपका सैनिक रास्ता भी है और व्यापारिक रास्ता भी है। ठीक है, सैनिक रास्ता भी है और व्यापारिक रास्ता भी है। सैनिक रास्ता है तो वहां पर देखिए, पहले चीनी पलटनें रहा करती थी, चीनी सैनिक रहते थे, तो उन्होंने अपने जो है वो किले बना रखे थे। लेकिन समय के साथ वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो ध्वस्त भी हो गए, कुछ टूट गए, ढह गए। अब वहां पर कुछ जो किले बच गए थे, दुर्ग बच गए थे, वहां पर किसानों ने अपना बसेरा बसा लिया था। इस रास्ते से वो गुजरते हैं और गुजरते हैं तो वहां पर वो बताते हैं कि अगर आप सामान्य रूप से भिखमंगे के वेश में हो तो हर कोई आपको अपने घर के अंदर तक आने की अनुमति दे देगा, लेकिन अगर आप बहुत निम्न स्तर के भिखमंगे हो तो चोरी के डर से आपको घर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद हमने ये जाना कि लेखक हमें ये बताते हैं कि उन्हें जो है वो थोनला के लिए जाना होता है, तो डांडे जो है वो उसके बारे में बताते हैं सबसे खतरनाक जगह होती है। तो डांडे जो है वो सबसे खतरनाक जगह है। तो डांडे में क्या है कि आप 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। कोई भी गांव गिराव नजर नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति वहां नजर नहीं आता। जो यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए जो खतरनाक जगह है, वही डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। डाकू वहां पर लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने का जो उनका तरीका है वो ये है कि वह पहले इंसान को मार देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इसके पास में कोई सामान है या नहीं। ठीक है, और वहां की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, तिब्बत की कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि वहां पर जो है सरकार जो है और पुलिस जो है, पुलिस पर और खुफिया विभाग पर इतनी जो है वो पैसे खर्च नहीं करती है। अगर गांव में कोई भी हत्या हो जाए तो निश्चित तौर पर उसकी सजा दी जा सकती है, लेकिन वहां निर्जन स्थान पर यदि कोई इंसान मर जाता है तो उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वहां से वो बताते हैं कि वे जब लंकोर की यात्रा के लिए निकलते हैं तो लेखक अपने मित्र से कहता है कि आप जो है यहाँ के लिए घोड़े जो है वो ले लीजिए, क्योंकि हमें चढ़ाई चढ़नी है, सामने जो है वो तेज धूप है। ठीक है, तो हम उसके लिए जो है हमें घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो लेखक अपने मित्र के साथ में एक घोड़े जो है वो किराए पर कर लेते हैं। ठीक है, घोड़े किराए पर कर लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि लेखक उतराई के समय, जब समय उतर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि उसका घोड़ा जो है वो बहुत धीरे चलने लग जाता है। तो लेखक को लगता है कि शायद चढ़ाई की थकान की वजह से ये धीरे चल रहा है, तो वह उसको मारना उचित नहीं समझता और मारना भी नहीं चाहिए। लेखक के साथी जो होते हैं वो उससे आगे निकल जाते हैं और लेखक जो है वो लंकोर का रास्ता लेने वाला होता है, लेकिन एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, तो एक गलत रास्ता बाईं तरफ का पकड़ के काफी दूर 4 से 5 मील चला जाता है। 4 से 5 मील चले जाने के बाद में उसे जो है इस बात का एहसास होता है, कि वह गलत रास्ते पर है। वह वापस लौटता है और उसे अपना मित्र जो है वो 1 मील दूरी पर गांव से बाहर इंतजार करता हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर वो उसको कहता है कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये आपके घोड़े की गलती है, मेरा घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था। ठीक है, तो लेखक जो है वो यहां तक पहुंचता है, क्या क्या वहां का परिवेश है, वातावरण है, कानून व्यवस्था, इन सब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब आज हम जो है वो बात करेंगे इसके बाद लेखक वहां पर क्या और देखता है, क्या महसूस करता है,
और उसके अलावा इस यात्रा में उसको कौन कौन सी चीजें जानने को मिलती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के भाग पर। आज के भाग में अगर हम बात करें, अब हम तिनरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिनरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। लंकोर पहुंचे। लंकोर से अब इनकी यात्रा जो है वो बढ़ी आगे, तो ये यहां पहुंचते हैं। कहां पर ये है? तिनरी के विशाल मैदान है। क्या है? जगह का नाम है तिनरी। देखिए ये जो है ये इस हिसाब से है, ये यूं है। ठीक है, यहां जो लिखा गया है, क्योंकि आप अब इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर पदेन मतलब पांव की तरफ कोई भी वर्ण आ गया वो हमेशा पूरा होता है। ठीक है, इसलिए हम पदेन रह के हम जो रूप पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा ये भी आता है। ठीक है, जो हम इस प्रकार लगाते हैं, तो पद की तरफ कोई भी अगर आ गया, पद में कोई भी व्यंजन आ गया, कोई भी वर्ण आ गया, वो हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। वो हमेशा पूरा होता है। और यदि यही अगर मैं बात करूं रेफ की, तो ये देखो सीधी सी बात है, इसका ये रूप हो जाएगा। रे का आपका रूप जो है वो इस तरह से ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो आपका रेफ होता है, नीचे जो आता है पदेन होता है। तो अब यहां पर देखिए ये अधूरा था। ठीक है, ये अधूरा था, तो इसके साथ में ये मिल गया, इसके साथ में ये मिल गया। अब ये मिलते ही जो है ये तो बन गया। अब दिखने में हमें क्या लग रहा है? ये पूरा लग रहा है और रे दिख नहीं रहा, तो यहां पर तिनरी शब्द है। तिनरी के विशाल मैदान में अब यहां पर पहुंचे, और ये क्या है? ये बता रहे हैं कि जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। ठीक है, वैसे अगर हम टापू की बात करें तो टापू तो आपके जो एक ऐसा स्थान जो पूरी तरफ चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? पानी से। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ स्थान हो, उसको हम कहते हैं टापू। बीच में जो जगह होती है, ठीक है, जमीन होती है बीच में, लेकिन चारों तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ, वो होता है टापू। लेकिन यहां पर देखिए क्या है? विशाल तिनरी के मैदान में थे, और ये जो इलाका था ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था, और उसके बीच में टापू सा मालूम होता था। चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में जो है ऐसे लग रहा था जैसे ये टापू हो, पहाड़ों के बीच में ऐसा कोई टापू हो, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर, दूर अगर हम देखें तो एक छोटी सी पहाड़ी जो है वो मैदान के भीतरी भाग में दिखाई देती थी। बीचों बीच मैदान के भीतरी भाग में एक पहाड़ी दिखाई देती थी, जिसका नाम क्या था? तिनरी समाधि गिरी। ठीक है, पर्वत का गिरी जो है ये किसका है? पर्वत का पर्यायवाची भी है, पहाड़ का पर्यायवाची भी है। ठीक है, तो एक छोटा सा पहाड़ दिखाई देता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तिनरी समाधि गिरी। तिनरी समाधि गिरी उसका नाम है। ठीक है, आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। इससे पूर्व की कक्षा में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यजमान क्या होता है। अगर कोई भी पंडित होते हैं, उन पंडित के साथ में जो भी उसके स्वागत सत्कार के लिए, जो भी पंडित को अपने घर पे बुलाते हैं, या जो पंडित से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो सारे के सारे पंडित के लिए क्या हो जाते हैं? यजमान हो जाते हैं, जो अपना कोई भी कार्य जो है वो पंडित के माध्यम से ही करवाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं उसके यजमान। तो सुमति के अनेक यजमान वहां पर भी थे। ठीक है, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब देखिए बात आती है गंडे की। ठीक है, तो मंत्र लिखे हुए, बोध मंत्र लिखे हुए जो आपके बनाए जाते थे। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करें नॉर्मल रूप से अगर आप समझो तो ताबीज जैसा होता है, उसको जो बनाए गए थे उनको यहां पर गंडे कहा गया। ठीक है, गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, तो बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, मंत्र पढ़कर गांठ लगा देते हैं। तो हम जिस प्रकार जैसे ताबीज बनाते हैं, ठीक है, कोई कपड़ा है उसको मंत्र पढ़कर आपने बांध दिया, तो ये जो है वो क्या सुमति लेकर आते हैं किसके लिए? आसपास के गांव में जो उनके यजमान थे उनके लिए ये लेकर आते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में? आगे वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की
कोशिश की लेकिन कोई न मिला। लेखक को ये बात थोड़ी सी मालूम हुई कि भाई जो इसके यजमान है वो आसपास के गांव में ही है। ठीक है, तो लेखक को लगा कि सुमति कहीं चला नहीं जाए, सुमति कहीं उनके पास चला नहीं जाए, और अगर वहां पर चला गया तो 1 हफ्ते से अधिक का समय लग जाएगा, क्योंकि गांव आसपास तो होते नहीं है, गांव जो है वो कुछ दूरी पर होते हैं, और जहां भी जाएंगे वहां पर अगर गंडे बांटेंगे, वहां पर जो निवासी है उनको गंडे देंगे, तो ऐसे कर करके इनको समय लग जाएगा, तो ऐसे कर करके ये 1 हफ्ता भर तो लगा ही देंगे। तो यहां पर क्या किया लेखक ने, उनको सुमति को कहा कि आप वहां मत जाइए, जब हम लासा पहुंच जाएंगे तो हम आपको जो है इस काम के लिए रुपए दे दूंगा कि आप वहां मत जाना। ठीक है, लेकिन हम जिस गांव में जा रहे हैं वहां पर अगर आप चाहो तो वहां पर आप गंडे जो है वो जरूर बांट सकते हो, लेकिन किसी और गांव जाने की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो इस बात को जो है सुमति ने स्वीकार भी कर लिया कि मतलब भैया मैं जिस गांव में रुकूंगा, हम जिस गांव में रुकेंगे वहां के जो लोग होंगे उनको जो हम जरूर जो है वो गंडे दे देंगे। गंडे जो है क्या था, बोध गया, जो मतलब बौद्ध धर्म का जो आपका धार्मिक स्थल जो था, वहां से कपड़े लेकर आते थे। ठीक है, कपड़े की पतली पतली चीरियां होती थी, उससे क्या करते थे, उसको गांठ बांधा, मंत्र लगाया और सामने वाले को दे दिया, जिस प्रकार ताबीज दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर वो उनको कहते हैं कि आप अन्य गांव में मत जाना। ठीक है, आप इसी गांव में अगर बांटना चाहे आप बांट देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बाकी किसी अन्य गांव में मत जाना, उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो यहां पर सुमति इस बात को स्वीकार कर लेता है, सुमति इस बात को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, दूसरे दिन हमने भरिया, अब भरिया क्या होता है, भारवाहक, भरिया मतलब भार ढोने वाले, भार ढोने वाले मतलब आपके पास जो भार है उस भार को उठाकर चलने वाले जो थे, ठीक है, उनको उन्होंने खूब ढूंढा लेकिन कोई भी उन्हें भरिया नहीं मिला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सामान अब खुद उठाकर ही चलना पड़ेगा, सामान खुद उठाकर चलना पड़ेगा। आगे देखिए, सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे पीठ और कंधा बर्फ हो रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अब यहां पर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम जब यात्रा करते हैं तो हमें अनेक बातें जो है जानने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां पर बात आई है वातावरण की। ठीक है, यहां पर पर्यावरण वातावरण की बात आई है। क्या बात आई है कि जब अगर आप बाहर लेकर चल रहे हो, अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहां पर क्या है कि जब आप तिब्बत में बाहर लेकर चल रहे हो और वो भी सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हो, तो उस समय आपकी स्थिति जो है वो बहुत बुरी होती है। क्यों होती है कि आपका मुंह जो है, मुंह और ललाट जो है वो पूरा आपकी सूरज की तेज गर्मी से जल रहा होता है, सूरज की तेज गर्मी से जल रहा होता है, और पीठ आपकी जो होती है वो ठंडी हो रही होती है, पीठ जो है वो आपकी ठंडी रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पहाड़ी स्तर है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, तो यहां पर देखिए धूप जो है वो बहुत तेज होती है, तीखी पड़ती है, और कहां पड़ती है, आपके चेहरे पर पड़ती है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप इसी में, अगर आप अपने सिर पर कोई भी मोटा कपड़ा डाल लो तो आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। लेकिन वो बता रहा है कि धूप जो है वो बड़ी कड़ी मालूम होती है, कि थोड़े से कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हो तो ललाट है वो पूरा धूप से जल रहा होता है, ललाट आपका पूरा धूप से जल रहा होता है, और पीठ आपकी जो है वो बर्फ बन रही होती है। तो ये एक वातावरण आपको यहां पर भी हमें समझ में आता है कि यात्रा के माध्यम से हमें किसी भी परिवेश के वातावरण के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है कि वहां का वातावरण उस समय किस प्रकार का रहा है। ठीक है, फिर हमने पीठ पीछे अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कोई भरिया मिला नहीं था, भार उठाने वाला मिला नहीं था, तो क्या हुआ, भार खुद ही लेकर चलना था। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इतने लेट हो गए, सुबह जल्दी चलते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें चलते चलते लेट हो गई थी, तो अब हमने खुद ही अपनी पीठ पर सामान उठाया, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। ठीक है, यद्यपि सुमति के परिचित तिनरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा।
तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। सुमति के परिचित जो है वो तिनरी में भी खूब थे यजमान, ठीक है, लेकिन जब वो वहां से मिलना चाहते थे, जब वो वहां से चले तो वो अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए आदमी मिलने का बहाना कि भाई मुझे आदमी से मिलना है, ऐसा बहाना बनाकर कहां के लिए चल पड़े, वे चलने लगे हैं अब यहां पर शेखर विहार की तरफ। अब यहां पर ये जा रहे हैं शेखर विहार की तरफ, ठीक है। देखो डांडे आए, ठीक है, डांडे आए, फिर थोनला, फिर उसके बाद में लंकोर आया। अब लंकोर से ये जा रहे हैं कहां पर, शेखर विहार की तरफ जाना था इन्हें लासा की ओर, लेकिन इससे पूर्व जो ये कहां जा रहे हैं, शेखर विहार की तरफ जा रहे हैं। चलने के लिए कहा तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। तिब्बत की जो जमीन है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जमीन बंटवारे का, जमीन जो है उसका क्या सिस्टम है, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित यहां पर किस प्रकार का आपके वातावरण है, क्या यहां पर होता है, व्यवहार क्या है, अब उसके बारे में बात होगी। क्या कह रहे हैं कि छोटे बड़े जागीरदारों में जमीन बंटी हुई है। छोटे बड़े जागीरदार, जागीरदार जिसके पास एक निश्चित जागीर होती है, उनमें जो है वो जमीन आपस में बंटी हुई रहती है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखिए। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। अब यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां ये बता रहे हैं कि खेती जो होती है अनेक जागीरदार है, उनको हर एक को अपनी अपनी जागीरें बांटी हुई है। उन जागीरों में वो जागीरदार खुद प्रमुख भी हो गया, और वो क्या करता है, खेती भी करता है। और खेती करवाने के लिए, काम करवाने के लिए जो है मजदूर जो है वो कैसे मिल जाते हैं, बेगार में। बेगार का मतलब हो गया बिना मजदूरी दिए, बिना मजदूरी दिए, मतलब बिना उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं देनी पड़ती, बस केवल क्यों, क्योंकि वो उनके कोई ना कोई जो है वो काम उनका हो जाता है, तो वो काम जो है जैसे कर्ज दे दिया और है, तो उसकी वजह से क्या है कि ऐसे मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, ठीक है। उनको फिर काम करने के लिए कह दिया जाता है कि आपको आके काम करना है, उसके बदले में उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जो जागीर के, अब यहां पर खेती का इंतजाम जो होता है उसके देखरेख करने के लिए पूरी जो जागीरें हैं वो है जागीरदार के पास होती है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या होता है, उससे ऊपर ज्यादातर हिस्सा जो है वो मठ, मतलब बौद्ध मठ जो होता है ना, वो अपने अधीन रखता है, ठीक है। जागीरदार बना दिए, लेकिन अपने हठ में, अपने अधिकार में उन जागीरों को रखता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कोई भी भिक्षु को उस खेती के पास में भेज दिया जाता है कि खेती किस प्रकार हुई है, उस जागीरदार के पास में भेज दिया जाता है, किसी भी भिक्षु को भेज दिया जाता है, ठीक है, जो जागीरदार के लिए, जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। मतलब उस भिक्षु की जो योग्यता हो जाती है, उस भिक्षु के लिए जो, अगर हम बात करें, वो जो भिक्षु जो है वह उन जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, मतलब वह उनके लिए सर्वोपरि होता है, ठीक है। तो काम नहीं होता शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु। अब शेखर की खेती जो है उसके मुख्य भिक्षु जो है वो कौन है, नमसे जिनका नाम है, वो क्या है, बहुत ही भद्र का मतलब क्या हुआ, सज्जन। भद्र का मतलब यहां पर क्या हुआ, सज्जन व्यक्ति है, सज्जन पुरुष थे, ठीक है। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, ठीक है। नमसे जो है वो भिक्षु है, शेखर की खेती का प्रमुख है, ठीक है। ये नमसे हैं, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, और लेखक से भी ये मिले। लेखक कहते हैं मेरा भेष जो है उस समय जो है वो इतना अच्छा भी ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना पड़े, ऐसा भेष मेरा नहीं था, ठीक है। बहुत, वहां पर एक मंदिर था और वहां पर क्या रखी हुई थी, कंजूर रखी हुई थी, वहां पर क्या रखी हुई थी, कंजूर रखी हुई थी। और वो कंजूर क्या थी, बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध के वचनों का अनुवाद की हुई पोथियां थी, और हर एक पोथी का वजन जो है
पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था, 15-15 सेर से कम नहीं था। ठीक है, और लेखक का आसन, लेखक का जो बैठने का स्थान है वो इन पोथियों के पास में ही लगाया गया, इन पोथियों के पास में ही लगाया गया। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिनरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, तो सुमति ने कहा कि भाई मैं अपने यजमानों से मिलकर आना चाहता हूं। सुमति ने कहा कि मैं अपने यजमानों से मिलकर आना चाहता हूं। ठीक है, तो लेखक जो है वो उस समय क्या है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब मैं पुस्तकें पढ़ने लग गया था। जो बुद्ध वचन के अनुवाद की पुस्तकें थी, मैं उनको पोथियों को पढ़ने लग गया था। तो मुझे ये लगा ठीक है जा रहा है, तो मैंने उसको रोका नहीं। मुझे लगा 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये तो दोपहर तक ही वापस लौट आया। अब हमें तिनरी के लिए निकल रहा था। ठीक है, तिनरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। तिनरी जो है वो अभी ये कहां पर थे, तिनरी के विशाल मैदान में थे। ठीक है, तिनरी के विशाल मैदान में थे। ठीक है, फिर उसके बाद में शेखर विहार वहां पर चले गए खेती के देखने के लिए। ठीक है, नमसे से मिलने के लिए। फिर उसके बाद अब यहां से तिनरी के लिए उन्हें जाना था, तो तिनरी वो ज्यादा दूर नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद में हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई हमने ली और हम कहां चल पड़े, हम तिनरी की ओर चल पड़े। आगे बात यहां पर समझ में आ गई। अब देखिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा यात्रा से सीख, इस पाठ से अभी तक हम जो है सीखने वाली बात अगर जो आई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें यात्रा के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है, और यही बात हमें यहां पर सीखने को आज मिली है। ठीक है, बढ़ता हूं आज हमारे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, तिनरी का मैदान कैसा प्रतीत होता था? रेगिस्तान जैसा, घाटियों से भरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा, एकदम समतल मैदान। तो पहाड़ों से घिरा टापू सा नजर आता था तिनरी का मैदान। आगे बात समझ में। बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक 2 पर। सुमति के यजमानों को कौन सी वस्तुएं दी जानी थी? खाने का सामान, चाय, गंडे या बुद्ध की मूर्ति? वो क्या दे रहे थे? गंडे दे रहे थे, धार्मिक वस्तुएं, जो मतलब जिस पर धागा होता है या कपड़ा होता है जिस पर मंत्र लगाकर उसको गांठ बांध दी जाती है। आगे बात यहां पर समझ में। आगे, तिब्बत की धूप को किस प्रकार बताया गया है? बहुत कोमल, बहुत तेज, बादल वाली, सहनशील। तो बहुत तेज बताया गया है, बहुत तेज और कड़ी धूप उसको बताया गया है। आगे बात समझ में, हमने पढ़ा ही अभी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। लेखक शेखर विहार में क्यों रुका? पूजा करने के लिए, खाने के लिए, कंजूर पोथियों को पढ़ने के लिए, सुमति के कहने पर? क्यों रुका? लेखक खुद क्यों रुका? वो तो भाई इसलिए रुका था ना, कंजूर पोथियों को पढ़ने के लिए रुका था। सुमति ने नहीं कहा था, सुमति तो जाना चाहते थे, तो लेखक ने उनको नहीं रोका, लेकिन खुद क्यों रुके? कंजूर पोथियों को पढ़ने के लिए। आगे बात समझ में। आगे, कंजूर पोथियां किस विषय से संबंधित थी? ऐतिहासिक ग्रंथ था, तिब्बती लोक कथाएं उसमें थी, या बुद्ध वचन अनुवाद थे, या गणित और ज्योतिष शास्त्र था? तो भाई वो तो बुद्ध वचन की अनुवाद, बुद्ध के वचनों का अनुवाद संकलित किया हुआ था, उनका नाम था कंजूर। ठीक है, क्या नाम था उनका? कंजूर। ये पोथियां थी 15-15 शेर से एक पोथी कम नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी परिवेश में, वातावरण में यात्रा करते हैं तो हमें उस स्थान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है। लेखक ने भी तिब्बत की राजधानी लासा की ओर यात्रा की, तो उसके माध्यम से हमें जो है वो काफी जानकारी यहां पर मिली तिब्बत के बारे में, और साथ ही साथ में लेखक के मित्र के बारे में, और साथ ही साथ में वहां के वातावरण और वहां के पर्यावरण के संदर्भ में भी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर किसी स्थान की यात्रा करेंगे तो उसको अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले भागों में, अगले पाठों में अन्य प्रकार से। अगर मैं कहूं, अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।